नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में व्यंजन संधि। अब तक हम स्वर संधि के सभी पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज लेकर के आया हूं मैं आपके सामने व्यंजन संधि की महत्वपूर्ण ट्रिक्स। अब तक आपने न तो पढ़ी है न देखी है, और उस व्यंजन संधि को जो सबसे जटिल विद्यार्थी मानते हैं, उस जटिल समस्या को समाधान करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक विशेष ट्रिक, जो आप देखिए, लगातार देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी, और एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। तो देखिए मित्रों, हम अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जहां स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, इनके वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा में नहीं जाएंगे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर ज्यादा पढ़ना है तो दोबारा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और व्यंजन संधि की परिभाषा के संबंध में पढ़ लीजिए। अब देखते हैं व्यंजन संधि। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि के अलग अलग प्रकार है, जिनमें पहला प्रकार आता है नंबर 1, अनुस्वार संधि। ये प्रकार वैसे परीक्षाओं में आते नहीं है कि किस संधि का प्रकार है या व्यंजन संधि का ये कौन सा प्रकार है, लेकिन इसको अलग अलग भागों में विभाजित करने का महत्वपूर्ण हेतु है कि आपको स्मरण हो जाए, आपको याद हो जाए कि किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं हम व्यंजन संधि को। तो पहला पार्ट है अनुस्वार संधि। अनुस्वार का अर्थ है ऊपर बिंदी। अब अनुस्वार संधि में क्या होगा, देखिए, म धन निर्नुनासिक, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि म हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निर्नुनासिक हो। निर्नुनासिक का अर्थ है पंचम वर्ण के अलावा ङ, य, ण, न और म, इसके अलावा जो भी व्यंजन हो वो आएगा, तो हमेशा म को हटा करके अनुस्वार बनेगा। जैसे देखिए, शम, धन, कल्प, म और ये क है वो निर्नुनासिक है। मैंने आपको बताया निर्नुनासिक का अर्थ है अनुनासिक को छोड़ करके, ङ, य, ण, न, म, इनको छोड़ दीजिए, सभी निर्नुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। अब दोनों को मिलाया, बन गया संकल्प। ऊपर आ गया, संधि का नाम रखा अनुस्वार, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या आ गया, अनुस्वार। इससे आपको याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा आपको। सम, धन, कल्प, संकल्प। सम, धन, ख्या, संख्या, अलम, धनकार, अलंकार, विश्वम, धनभर, विश्वम्भर, मृत्युम, धनंजय, मृत्युंजय, दम, दंड, तो इस प्रकार पहली संधि का प्रयोग होता है
प्रथम पद का अंतिम वर्ण व द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी निर्नासिक हो तो अनुस्वार आएगा, उसी के नाम पर पड़ा है अनुस्वार संधि। अब नंबर 2 संधि पढ़ते हैं हम, घोष संधि। घोष संधि से अभिप्राय हमने अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। अगर इसके बारे में समझना है, घोष क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, इसके बारे में अगर आपको देखना है तो वापस प्लेलिस्ट में जाइए और समझिए। अब देखिए घोष संधि क्या है। घोष संधि में सभी वर्णों के प्रथम पद, प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, सभी वर्गों के प्रथम पद का च, ट, त, प, इसके सामने अंतिम हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि घोष हो तो नया जो वर्ण बनेगा वो घोष ही बनेगा। घोष और सघोष एक ही चीज है। अब देखिए पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। देखिए दिख, धन, गज। दिख में पहला वर्ण आ गया दिख, उसके साथ में ग, तीसरा वर्ण हमेशा सघोष होगा, घोष होगा। अब इन दोनों के मेल से जो नया बना है वो भी क्या बनेगा, घोष। इसलिए संधि का नाम भी है घोष संधि, विशेष ध्यान रखना। दिग्गज, दूसरा च आता है, अच, धन, अंत। च और प्रथम पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वो अ, और स्वर हमेशा सघोष या घोष होता है, तो बन जाता है च का तीसरा वर्ण च, छ और ज, ज है वो घोष है, अजंत। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, प्रत्येक वर्णमाला का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण लग जाता है। क है तो ग, च है तो ज, ट है तो ट, ठ, ड, त है तो त, थ, ड, प है तो प, फ, ब, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके पश्चात ट, सट, धन, यंत्र, य, र, ल, व ये भी सघोष होते हैं। तो सट, धन, यंत्र, ट अनंत है, ट और य इसके मिलने से ट, ठ और ड हो जाता है। एक विशेष बात ध्यान रखनी है अपने को, ये शब्द जो है वो शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछा जाता है। षड्यंत्र, ट के सामने कोई स्वर नहीं है, च के सामने स्वर था तो च के साथ आगे ज पूरा हो गया, परंतु ट के आगे स्वर नहीं है इसलिए स्वर विहीन होगा, परिणाम स्वरूप यह ड अनंत होगा। षड्यंत्र ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है त, क, च, ट, त। शरत, उससे पहले अपन देखते हैं अप, ये दिखेगा नहीं, अप, धन, ज, प अनंत, प का प, फ, ब बन जाएगा अब्ज। तो इस प्रकार से घोष संधि के ये अपने को उदाहरण मिल जाते हैं। तीसरी संधि जो आती है वो अघोष संधि। सभी का नामकरण भी ऐसे ही किया है जो अपने को समझ में आ जाएगा। अब आती है अघोष संधि, तीसरी संधि अघोष।
अघोष संधि में देखिए द, कुत्ता था पास या कुत्ता पास था, ये ठीक है। अगर द के प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क, त, थ, प और स, कुत्ता पास था, याद हो जाएगा अपने को। तो ये जब आते हैं पास में तो बन जाता है त हलंत। देखिए जैसे आपद, अंतिम वर्ण द प्लस क, काल, बन जाएगा आपतकाल। आपतकाल। उसी प्रकार उद धन तम, बराबर द को हटाएंगे त आ जाएगा उत्तम, उ त तम उत्तम। उसी प्रकार उद धन स्थान, इसमें विशेष ध्यान रखना है, यहाँ स का लोप हो जाएगा, द के साथ थ का विलीन होगा तो स का लोप हो जाएगा उत्थान। उद धन पति, उत्पत्ति, और आ गया फिर आएगा संसद प्लस सदस्य, संसद सदस्य। तो ये हो गई प्रथम संधि अनुनासिक संधि, द्वितीय संधि अनुस्वार संधि, प्रथम अनुस्वार संधि, दूसरी हो गई घोष संधि, तीसरी है वो अघोष संधि। नेक्स्ट चौथी संधि देखते हैं। चौथी संधि है अनुनासिक संधि। अनुनासिक का अर्थ है जिसमें नासिका से जहां वायु निकलती है, न, य, ण, न, म, ये अनुनासिक हो गया। इसका एक सूत्र हम देखते हैं, कटि तांद नमः, कटि तांद नमः। जैसे क, टी का ट, तो का त, द का द, क, ट, त और द। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क, ट, त, द हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न या म हो, तो क के साथ में न या म हो तो जैसे लिख धन, देखिए क के साथ में प्रथम पद का अंतिम अगर क होता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो न या म हो, नाम से पता लग रहा है अनुनासिक। तो दिक धन वाक धन लिख लेते हैं, वाक धन मय। तो क का जो तीसरा क का अंतिम वर्ण है क, ख, ग, घ, ङ, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक, नाम से पता लगता है अनुनासिक। तो क और म का जो मेल होगा, इससे जो विकार उत्पन्न होगा वहां पे अनुनासिक वर्ण आएगा। जैसे वांगमय,
वांग्मय, ये अनुनासिक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अनुनासिक संधि। ट षट धन मुख। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ट है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण म है, तो यहाँ ट और यहाँ पे म, तो ट का अनुनासिक बनेगा ट ठ ड ढ ण, षणमुख, षणमुख। तो वृहत धन माला, वृहत धन माला, त से म बना न आ जाएगा, वृहन माला, वृहत धन नला, वृहन नला, महाभारत में जो अर्जुन का रूप धारण किया था वृहन नला, वो भी बन सकता है। उसके बाद आता है द, विद्युत, एक और देखिए विद्युत धन माला, विद्युन्माला, विद्युन्माला। तो इस प्रकार से ये हो जाता है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क ट त और द के बाद में न या म आता है, तो या तो पंचम वर्ण बन जाता है, क क ख ग ङ, ट का ट ठ ड ढ ण, त का त थ द ध न, और द का भी द ध न अंतिम वर्ण बन जाता है। पांचवी संधि आती है, इस संधि का नाम है द्वित्व संधि। सबसे इंपोर्टेंट संधि है ये, कई बार इसकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वित्व संधि, द्वित्व का अर्थ है एक ही वर्ण दो बार आ जाए, च च छ छ ज ज ट ट, उसको हम कहते हैं द्वित्व संधि। इसलिए इस संधि का नाम भी हमने द्वित्व संधि रखा है। इसका भी एक फॉर्मूला है, सूत्र है, देखिए इस फॉर्मूले को आप याद करते रहिए और ये संधि पूरी तैयार हो जाएगी। बाकी आपको उलझन में पढ़ना ही नहीं है, सरल तरीके से समझ में आ जाएगी और एक प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आत्मविश्वास आ जाएगा। फिर कुछ और बच जाते हैं जो संधि में इसमें नहीं आए, वो आप अलग से तैयार कर सकते हैं। 99% जो संधि का जो मामला है, व्यंजन संधि का जो भाग है, वो इसके अंदर ट्रिक के अंदर अपने समाहित हो जाता है। तौंद, चढ़ी, जल से पर, ये ट्रिक है। तौंद चढ़ी जल से, देखिए यहां पे तौंद, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है त अथवा द लेना है, तौंद। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च, ड, ज, ल, स। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण त आता है अथवा द आता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च आता है, तो यहां द्वित्व हो जाता है। इसलिए संधि का नाम है च च, ड ड, ज ज, ल ल। इसमें विशेष ध्यान रखना है, अगर त द के बाद में छ आता है तो बन जाता है छ च छ, च और छ, ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण आपके लिए छोड़ रहे हैं, विशेष ध्यान उसको छोड़ रहे हैं, वो आपके तैयार वापस आपको याद करके करने हैं, उसका मिलान करते हुए करने हैं। एक दो छोड़ रहे हैं,
च च, जैसे शरत प्लस चंद्र। प्रथम पद का अंतिम अंत, द्वितीय पद का च शरत चंद्र। दूसरा त और द, इसमें आ जाएगा उद प्लस दयन, उद धन दयन। आप कर सकते हैं। द, उसके बाद में ड आया, बनना है उड्डयन, उ ड ड यन, उड्डयन। ज, उद धन ज्वल। ये सब शुद्ध शुद्ध में कई बार पूछा जाता है उज्ज्वल। उद से बन गया ज, उ ज, द का बन गया ज, फिर आगे ज था ही, उज्ज्वल। उसके पश्चात उत धन लास, उल्लास। उसके पश्चात सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। इसमें इसे ध्यान रखना है, स का बनेगा छ, स शास्त्र। इसके एक दो इंपोर्टेंट आते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल, उ च छ, री की मात्रा आएगी श्रृंखल। एक और महत्वपूर्ण इसका बिंदु बन जाता है श्री श्री मत शरत प्लस चंद्र। त और स मिला, ये त और स मिला च छ, बन जाएगा श्री म च छ। त और स मिला च छ, उसके बाद आता है र, श्री मच्छर। त और च मिला च छ, श्री मच्छर चंद्र। तो ये हो गया द्वित्व संधि। अब छठा प्रकार देखिए इसका। छठा प्रकार है मूर्धा संधि। मूर्धा से नाम पता लगता है, हमने वर्ण भी पढ़े थे मूर्धा में, जिसमें ट ठ ड ढ ण र रि श समूर्धन्य, तो वो उसी से नाम पड़ा है मूर्धा संधि। अब इसमें होता क्या है देखिए आप, शॉर्ट ट्रिक के रूप में उ ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि उ ई हो, ईश्वर हो, स स्थ और न हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स स्थ और न हो तो क्या होता है देखिए, इस स का हो जाएगा स, स्थ का हो जाएगा स्ठ, न का हो जाएगा अण। फॉर एग्जाम्पल अभी धन शेख, अभिषेक, उसके बाद में सु धन समा, सुषमा,
प्रति, धन, स्थान, प्रतिष्ठान। न में विशेष ध्यान रखना है, इसके आगे री भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, स भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ई भी हो। तो ऐसे जैसे क्री, धन, सन, कृष्ण, परि, री की मात्रा दी, परि, धन्नय, परिणय, प्र, धन्नाम, र भी हो सकता है, ये र, प्रणाम। तो ये होगी संधि अपने मूर्धा संधि। सातवीं संधि, सातवीं संधि में है व्यंजन लोप संधि। व्यंजन का लोप होगा, व्यंजन लोप संधि। इसके 3-4 उदाहरण मिलेंगे अपने को, जैसे निर, धन, रव। इसमें क्या होगा, इस व्यंजन का लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ की मात्रा बढ़ जाएगी। ये कुछ उदाहरण है, उसको याद करना पड़ेगा। नीरव, दूर, धनराज, र हट जाएगा, दो की मात्रा बढ़ जाएगी, दुराज, दूर, धन, रम्य, दुरम्य, उसी प्रकार निर, धनरोध, र का लोप, नी की मात्रा बढ़ी, निरोध। नेक्स्ट, ये पहला प्रकार। इसी का ही दूसरा भाग, जिसमें आएगा दुर्राज, दुरम्य, परिधन, का। इसमें ये नहीं होगा, ये व्यंजन आगम संधि होगी, इसका उदाहरण नहीं होगा। तो ये था अपना व्यंजन लोप। अब आएगा व्यंजन आगम संधि, जिसमें व्यंजन के आगमन होगा। साथ का देखिए, व्यंजन आगम संधि, इसमें व्यंजन का आगमन होगा। अभी लोप हुआ, अब आगमन होगा। जैसे स्वर, धन, छ, च का आगमन होगा। स्वर, धन, प्रथम पद का अंतिम स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम छ हो, तो च का आगमन होगा। जैसे वि, धन, छेद, विच्छेद, पितृ, धन, छाया, पितृ छाया, मातृ, धन, छाया, मातृ छाया। ये च छका हो गया। अब अपने ई के साथ में कोई भी क आता है, जैसे परि, धनकार, परिष्कार, परि, धनकृत, परिष्कृत, सम, धनकृत, संस्कृत। स का आ रहा है, स का आगम हो रहा है यहां पर भी, यहां स मूर्धन्य है, या स दंत्य है। संस्कृत, सम,
धन कृति संस्कृति, ये हो जाता है। इसके अलावा ये संधि हो गई अपने व्यंजन आगम संधि। तो व्यंजन संधि की महत्वपूर्ण संधियां जो है वो इसके अंदर आ जाती है। एक दो रह गई है, वो आपको याद आ जाते हैं। इसमें व्यंजन लोप की बात करेंगे। व्यंजन लोप में एक रह गई है, जैसे स्वामिन धन भक्त, स्वामिन भक्त, मंत्री धनमंडल, न का लोप हो रहा है मंत्रिमंडल। इस प्रकार से व्यंजन आगम और व्यंजन लोप संधियां होती है। तो व्यंजन संधि के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण थे, वो सभी इसमें समाहित किया है हमने, शॉर्ट ट्रिक के अंदर समाहित किया। इसको एक दो बार आप जरूर पढ़िए, आपको पुस्तकों से बेहतर मिलेगा, पुस्तकों से अलग चीजें मिलेगी। और दो तीन बार इसको आप पढ़ करके समझ लिया तो आपका व्यंजन संधि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कि सबसे लिए बालकों के लिए सबसे जटिल बनता है, वो इन सूत्रों के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।